हे माय लिसनर्स, आ चुके हैं आप लोगों के लिए माफियाज चैप्टर 5 का न्यू एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि जिया जो अभी भी अक्षत की कार में रियांश के साथ बैठी हुई थी। रियांश जो गाड़ी ड्राइव कर रहे थे और जिया की नज़र रह रह करके रियांश के पैंट के पॉकेट की तरफ जाते जा रही थी, क्योंकि उसको शक हो गया था कि रियांश ने अपनी बंदूक को वहीं छुपा रखा है। तो घुमाकर जिया की तरफ जैसे ही देखते हैं, जिया झटके से अपने चेहरे को विंडो की तरफ घुमा लेती है और अपनी आंखें बंद करते हुए धीरे से कहती है, कुछ तो करना पड़ेगा। जिया का दिमाग वाकई में ही काफ़ी खुरापाती हुआ करता था और उसका खुरापात वाला दिमाग फिर से एक्टिवेट होता है और जिया धीरे से सीट बेल्ट को निकाल देती है। सीट बेल्ट के खुलते ही बार बार स्क्रीन पर बीप बीप के साउंड के साथ वार्निंग शो हो रहा था। अचानक से रियांश की नज़र जो स्क्रीन पर जाती है और फिर वो पहले तो अपनी सीट बेल्ट को चेक करते हैं और फिर जिया की तरफ देखते हुए कहते हैं, सीट बेल्ट खुला है क्या तुम्हारा? जिया जो प्रिटेंड करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वाकई में ही वो काफ़ी अच्छी एक्टिंग स्किल रखती थी। और जिया जो रियांश के सामने ऐसा प्रिटेंड करती है कि उससे सीट बेल्ट लग नहीं पा रहा और वो बार बार कोशिश कर रही है। जिया मुंह बनाते हुए कहती है, ये हो ही नहीं रहा, पता नहीं अपने आप ही खुल गया कैसे। रियांश उसकी तरफ एक बार देखते हैं और फिर गाड़ी को साइड में खड़ा करते हुए कहते हैं, काफ़ी अच्छा बहाना है मुझे अपने करीब बुलाने के। जिया जो अपनी आंखों को सिकोड़ते हुए कहती है, इनको कैसे पता चला? रियांश जो उसकी बुदबुदाहट सुनते हुए कहते हैं, क्या? जिया जो कहती है, आप ही लगा दीजिए प्लीज़। रियांश जो एक सार्कास्टिक भरी स्माइल पास करते हुए कहते हैं, वैसे बहुत सारी लड़कियां जो मुझे अपने करीब लाने की कोशिश करती हैं, पर आई एम नॉट इंटरेस्टेड एक्चुअली। तो अगर तुम मुझ पर डोरी डालने की कोशिश कर रही हो ना, तो भूल जाओ। जी अपने मन में ही कहती है, यहाँ मेरे मौत मेरे सर पर तांडव कर रही है और इनके साथ रोमांस करूँगी मैं बैठ करके। अंकल जैसी उम्र के इंसान, नहीं अंकल ज़्यादा हो गया। जिया जो लगातार रियांश के चेहरे की तरफ ही देख रही थी, वही रियांश अपने हाथ को जिया की तरफ बढ़ाते हैं और जिया के करीब आकर के उसके सीट बेल्ट को लगाने लगते हैं। जैसे ही रियांश जिया की तरफ हल्का सा बेंड हुए थे, जिया की हाथ तुरंत ही रियांश के पॉकेट को टटोलने लगते हैं और उसके हाथ में गन जैसा कुछ लगा ही था, लेकिन तब तक रियांश फिर से अपनी सीट पर अच्छे से बैठ गए थे और वो अपनी भी सीट बेल्ट को लगाते हुए गाड़ी फिर से शुरू कर देते हैं। जी अपनी आंखें बंद करते हुए कहती है, अब तो नहीं बचूंगी मैं। इतना अच्छा मौका था जिया, कैसे? बस निकलने ही वाला था। एक बार और खोल दूं क्या सीट बेल्ट? नहीं, पता चले दिमाग सन के और यही गाड़ी के अंदर ही मुझे टाई टाई फिस कर दे। वो एक बार तिरछी नज़र रियांश पर डालती है और फिर अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहती है, हे भगवान, कभी ऐसा नहीं सोचा था। पता भी है 10 मिनट में मरने वाली हूँ, लेकिन कुछ नहीं कर सकती। और वो बस अब आखिरी ऑप्शन चूज़ करती है। जिया के पास जब भी कोई चारा नहीं बचता तो वो अपने आप को कान्हा को सरेंडर कर दिया करती थी और अब भी बिल्कुल वो वैसा ही करती है। वो अपनी आंखें बंद करती है और अपने मन में प्रार्थना करते हुए कहती है, कान्हा, मुझे लगता है कि अब मैं नहीं बचने वाली। मेरे अंदर जितनी भी हिम्मत थी सब खत्म हो गई। अब मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। शायद अब मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा है। सारे रास्ते बंद कर दिए आपने। बस एक ही प्रार्थना है, मैं अपनी ज़िंदगी को ठीक तो नहीं कर पाई, पर आप प्लीज़ नेहू दीदी को ठीक कर देना। उनकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आ जाए जो उनकी लाइफ को पूरी तरह बदल दे। मेरे घर वाले उन्हें टॉर्चर करना बंद कर दें प्लीज़। वैसे तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपने घर के सारे कंडीशंस चेंज कर दूँ। आने वाले वक्त में अगर हमारे घर में कोई लड़की पैदा हो तो उसे हमारी तरह इतनी तकलीफ़ें ना झेलनी पड़े, पर शायद ये मुझसे नहीं हो पाएगा। मेरी बस इतनी सी ख्वाहिश। अभी वो आके प्रार्थना कर ही रही थी कि तभी अचानक से गाड़ी रुकने की आवाज़ आती है। जिया जो एकदम से रियांश की तरफ देखती है और फिर बीप बीप के साउंड को सुनते हुए कहती है, ये क्या हो रहा है? रियांश जो अचानक से उसको इतना पैनिक करते हुए देखकर कहते हैं, तुम्हारे फेवरेट अक्षत सर कुछ ज़्यादा ही माइजर है, सारे पैसे को बस पार्टी में उड़ाता है ये बेवकूफ़। जिया जो कहती है, हुआ क्या है? रियांश जो काफ़ी फ्रस्ट्रेट फील कर रहे थे, जिसकी वजह से वो जिया पर नाराज़ होते हुए कहते हैं, आर यू एन इलिटरेट? स्क्रीन पर दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें? जिया जो स्क्रीन पर ध्यान से देखते हुए पढ़ती है तो सामने की तरफ लो फ्यूल का वार्निंग दिया जा रहा था। रियांश जो तुरंत ही गाड़ी को यू टर्न कर देते हैं। जिया जो रियांश की तरफ देखते हुए कहती है, ये कहाँ जा रहे हैं हम? रियांश जो जिया की बात पर ध्यान ना देते हुए अपनी गाड़ी को ही ड्राइव कर रहे थे। जिया जो फिर से पूछती है, मैंने पूछा कहाँ जा रहे हैं हम? और वो जैसे विंडो की तरफ देखती है तो आमने सामने का रास्ता उसे बिल्कुल वैसा ही नजर आ रहा था जैसे उसके ओवर थिंकिंग में उसके सामने नजर आया था। जिया के अंदर ये कोई सुपर पावर कहलाएगी या फिर भगवान का आशीर्वाद, लेकिन जो भी उसके साथ होने वाला होता था उसकी एक छोटी सी झलक
उसे अपने ओवरथिंक के द्वारा मिल ही जाया करती थी। जिया जब अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहती है, ये तो वही रास्ता ही है। अब तो मैं पक्का मरने वाली हूँ, अब बचने का कोई ऑप्शन नहीं है। रियाज गुस्से में कहते हैं, चुप रहोगी तुम। वो इस वक्त फ़ोन पर किसी को कॉल लगा रहे थे, लेकिन अभी दूसरी तरफ से कॉल रिसीव हो पाता उससे पहले ही गाड़ी अपनी जगह पर अब धीरे धीरे चलना शुरू कर चुकी थी और ऐसा लगता है वो कभी भी रुक जाएगी। जिया जो अपने मन में कहती है, नो 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 प्लीज़ नो, लेकिन गाड़ी ने जवाब दे दिया था। फ्यूल जो कि अब क्रिटिकली लो हो चुका था और गाड़ी अब बिना फ्यूल के तो आगे बढ़ नहीं सकती थी। जिया जो एकदम से अपना मुंह बनाते हुए कहती है, माँ, पापा, मैं क्यों भागी घर से, मेरी गलती है। अभी जिया मुंह बना करके रोने वाली होती है कि तभी रियांश उसको वार्निंग देते हुए कहते हैं, गाड़ी में बैठे रहना, और वो गाड़ी से बाहर की तरफ निकल जाते हैं। जिया जो खिड़की से झांकती है तो इस वक्त रियांश थोड़ा दूर जा करके किसी से फ़ोन पर बात कर रहे थे। जिया को यही अच्छा मौका मिलता है और वो धीरे से दरवाज़ा खोलती है और वो भी गाड़ी के बाहर आ जाती है। रियांश का चेहरा भी दूसरी तरफ था और जिया उनके ठीक पीछे से धीरे धीरे अपने कदम को आगे की तरफ बढ़ाती है और जितने भी उसके कदम की हिम्मत थी वो तेज तेज दौड़ते हुए रियांश से दूर जाने की कोशिश करने लगती है कि तभी उसे अपने ठीक पीछे से गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनाई देती है। जिया जो गहरी गहरी सांस भरते हुए कहती है, थैंक यू कान्हा, आपने एक रास्ता तो दिया। और वह जल्दी से उस गाड़ी के सामने आ जाती है। इतनी खूबसूरत गॉर्जियस लड़की को देख करके गाड़ी के अंदर दो लड़के बैठे थे जो कि मुस्कुराते हुए हाई फाई देते हुए कहते हैं, क्या बात है, आज का तो शिकार हमारे सामने खुद आकर खड़ा हो गया है। अब इतनी खूबसूरत लड़की को देख करके भला कौन गाड़ी नहीं रोकता, जिसकी वजह से वो दोनों गाड़ी से उतर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रियांश कुणाल से बात कर रहे थे और वो कुणाल से कहते हैं, मैं लोकेशन सेंड कर रहा हूँ, जल्द से जल्द पहुँचो यहाँ पर। दूसरी तरफ से कुणाल जो कहता है, ओके सर। अभी रियांश अपने फ़ोन को कट करके अपने पॉकेट में रखने वाले होते हैं कि तभी उन्हें पीछे से किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देने लगती है, छोड़ो प्लीज़, छोड़ो मुझे, ओ मिस्टर लंबू। ये आवाज़ उन्हें जानी पहचानी लग रही थी। वो जैसे ही पीछे की तरफ मुड़ते हैं वो देखते हैं कि जिया को दो लड़के ज़ोर से पकड़े हुए उसे अपनी तरफ खींचते जा रहे हैं और उसे ज़बरदस्ती गाड़ी के अंदर ले जा करके बैठा रहे हैं। रियांश अपनी आंखें छोटी करते हुए एक बार जिया को देखते हैं और फिर खुद से कहते हैं, ये लड़की तो गाड़ी में बैठी थी, ये तूफान है क्या, कभी यहाँ कभी वहाँ। और वो गुस्से में काफ़ी तेज़ अपने कदम को आगे बढ़ाने लगते हैं, लेकिन वो दो लड़के अब ऑलमोस्ट जिया को गाड़ी के अंदर धक्का देने ही वाले थे। रियांश तुरंत ही अपने साइड पॉकेट से बंदूक निकालते हैं और उसको लोड करते हुए हवा में फायर कर देते हैं। जैसे ही वो दो लड़के जो कि अभी काफ़ी जवान ही थे वो फायरिंग की आवाज़ सुनते हैं वो एकदम से पीछे की तरफ टर्न हो जाते हैं। रियांश जो तुरंत ही अपने गन को उन लोग के सामने पॉइंट कर देते हैं। वो लड़का जिया को अपने ठीक सामने लेकर के रखा हुआ था और उसकी कमर पर उसने अपने हाथ को काफ़ी तेज़ी से ग्रैब किया हुआ था। जिया को बिल्कुल वही नज़ारा दिखता है जो उसके ख्वाबों में आया था और वो तुरंत ही अपने हाथ को ऊपर करती है और अपनी आंखें बंद करके अपना सिर झुका लेती है। लेकिन वो दो लड़के गन को देखते ही उन दोनों की काफ़ी बुरी फटती है और वो जल्दी से गाड़ी में बैठ करके रवाना हो जाते हैं। लेकिन जिया तो जैसे स्टैचू बन गई थी। रियांश जो अपने कदम को आगे बढ़ाते हैं और फिर जिया के हाथ को अपने हाथ से पकड़ते हुए नीचे करते हुए कहते हैं, तुम्हें पनिशमेंट नहीं दिया हूँ मैं। अचानक से रियांश की आवाज़ सुन करके जिया जो कि कांपते हुए अपनी आंखों को खोलती है। उसके पूरे शरीर पर पसीने की बूंदें नजर आ रही थी। रियांश उसको ऐसी हालत में देखकर कहते हैं, क्या हो गया तुम्हें। जिया एक बार रियांश को देखती है और फिर अपने आगे पीछे, उसके आगे पीछे कोई नहीं था और वो रियांश के सामने हाथ जोड़ते हुए कहती है, मुझे मत मारिएगा प्लीज़, प्लीज़ मुझे मत मारिएगा, आप जो कहेंगे मैं करूँगी, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अभी मुझे दुनिया देखनी है, मुझे बहुत कुछ करना है, प्लीज़। रियांश उसकी बातों को ना तो समझ पा रहे थे और ना ही उसकी हरकतों को। रियांश इस तरह जिया को देख रहे थे जैसे कोई इंसान बुक पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। वो आखिर जानना चाहते थे कि जिया किस टाइप की लड़की है। अचानक ही वो कभी गुस्सा हो जाती है, कभी उनके सामने गिड़गिड़ाना शुरू कर देती है। रियांश फ्रस्ट्रेट होते हुए उसके हाथ को काफ़ी ज़ोर से पकड़ते हैं और उसे अपनी गाड़ी के ठीक सामने बोनट पर ले आकर के टिका देते हैं। जिया को हल्का सा बोनट से चोट भी लग गया था, लेकिन इस वक्त जिया की हालत वैसे ही काफ़ी बुरी हो रखी थी। हल्के फुल्के चोट से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रियांश जो अपने हाथों को बोनट पर टिकाते हैं और उसके सामने धीरे धीरे लीन होते हैं, जिससे जिया पीछे जाते जाते पूरी तरह बोनट पर गिर चुकी थी। उसकी पीठ बोनट पर सट गई थी और रियांश उसके चेहरे के ठीक ऊपर आते हुए उसके पसीने को धीरे धीरे अपने हाथों से पोंछते हुए कहते हैं, डर लग रहा है मुझसे।
जिया जो कांपते हुए होठों से कहती है रियांश जो कहते हैं व्हाट, डर लग रहा है। जिया जो कहती है हाँ आप प्लीज़ प्लीज़ मुझे मत मारिएगा। रियांश जो अपने हाथ को जिया के गाल के पास ले आते हैं जिस हाथ में उन्होंने गन पकड़ रखा था, और गन से ही धीरे धीरे उसके गाल को इधर उधर सहलाते हुए उसके होठों के पास अपने गन के पॉइंट को टच कराते हुए कहते हैं अगर डर लग रहा है तो डरो मुझसे, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें भागने दूंगा? गाड़ी से उतरकर बाहर कैसे गई तुम? जिया जो रियांश को देखते हुए धीरे से कहते हैं मैं वो कि तभी रियांश अपने गन को साइड में करते हैं और जिया के होठों के पास आते हुए कहते हैं मैं क्या मैं? रियांश अग्निहोत्री से बचने की कोशिश, पैर तोड़ के रख दूंगा तुम्हारे अगर दूर जाने की कोशिश की तो। रियांश को वैसे ही जिया पर काफ़ी गुस्सा आ रहा था और इस वक्त उनकी जो हालत हो रखी थी उस पर भी अचानक से गाड़ी का फ्यूल खत्म हो जाना, ऊपर से रियांश को अपना इस तरह टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वो अपने सारे फ्रस्ट्रेशन को जिया के ऊपर ही निकाल रहे थे। वैसे वो रियल में इतना गुस्सा थे नहीं जितना वो जिया को दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जिया की हड्डी तक कांप गई थी रियांश की इस तरह की बातें सुन करके। रियांश के चेहरे पर एक सरकास्टिक स्माइल आती है और वो अपनी एक आई विंक करते हुए कहते हैं तुम अब मेरे कैद में हो और मेरी ही कैद में रहने वाली हो। मैं तुम्हें खुद से दूर तो जाने नहीं दूंगा, और अगर जाने की कोशिश की, और फिर ये बोलते हुए वो उसके सर पर अपने गन को पॉइंट करते हुए कहते हैं देन यू आर डेड। थोड़ा देर वो जिया के एक्सप्रेशन को और उसकी हालत को एंजॉय करते हैं जिससे उन्हें काफ़ी मज़ा भी आ रहा था। लेकिन थोड़ी देर में कुणाल और उनके साथ ही साथ कुछ पीछे और भी गाड़ियाँ उन लोग को फॉलो करते हुए आ रही थी, जिसकी वजह से रियांश जिया के ऊपर से हट जाते हैं। जिया भी संभल करके खड़ी होती है और थोड़ी देर में वो लोग दूसरी गाड़ी में बैठ चुके थे। रियांश फिर से ड्राइविंग सीट पर बैठे थे और जिया उनके ठीक बगल के पैसेंजर सीट पर। अब 2 बॉडीगार्ड्स की कार भी रियांश की गाड़ी को फॉलो कर रही थी। रियांश अपनी गाड़ी को एंटीक अपार्टमेंट के सामने खड़ा कर देते हैं जो कि अक्षत का ही अपार्टमेंट था। वैसे भी रियांश की अजीबोगरीब बातें सुनकर के जिया पहले से इतना घबराई हुई थी जिसकी वजह से वो जल्दी से गाड़ी से उतरती है और बिना पीछे मुड़े जल्दी जल्दी अपने कदम को अंदर की तरफ बढ़ा देती है। रियांश अभी फिर से अपनी गाड़ी स्टार्ट करते उससे पहले ही रियांश की मॉम का कॉल उनके फ़ोन पर आ जाता है। वो थोड़ा देर तो जिया को भागता हुआ देख रहे थे और उसके बाद वो फ़ोन को रिसीव कर लेते हैं। जिया जो इतना ज़्यादा घबराई हुई थी कि उसके कदम अभी भी लड़खड़ा रहे थे, वो जैसे तैसे करके लिफ्ट से बाहर निकलती है और जल्दी जल्दी अपने रूम के सामने आकर खड़ी हो जाती है। वो भी बेल बजाती, लेकिन उससे पहले उसे समझ में आ जाता है कि दरवाज़ा अंदर से खुला हुआ है। जिया के दिमाग वैसे भी काम करना बंद कर चुका था, जिसकी वजह से वो बिना देरी के दरवाज़ा खोलती है और तुरंत ही उसे अंदर से बंद कर लेती है। थोड़ा देर जिया जो दरवाजे से ही टिक करके अपनी आंखें बंद करके गहरी गहरी सांस भर रही थी और उसे लगा था अब उसके साथ सब कुछ शॉर्टेड हो चुका है। वो मरते मरते बची थी। इतने सारे हादसा एक साथ होने के बाद जिया की हिम्मत पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन जैसे ही अभी उसकी आंखें खुलती हैं वो देखती है कि सामने का नज़ारा काफ़ी बुरी हालत में है और तभी उसे एक आदमी की आवाज़ सुनाई देती है। आ गई बेटा, कब से आपके अंकल आपका इंतज़ार कर रहे थे। जिया ने जैसे ही आवाज़ सुनी थी उसकी रीढ़ की हड्डी तक कांप जाती है और वो एकदम से दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी एक आदमी पीछे से उसके पीठ पर रिवॉल्वर रखते हुए कहता है भागने की कोशिश मत करना। जिया इतना तो समझ रही थी कि ये उसके चाचा तो नहीं है। वो जैसे पीछे की तरफ मुड़ती है, 6 आदमी जो उसके सामने आकर खड़े हो गए थे। 2 आदमी ने जिया के उन दोनों मेट को भी पकड़ रखा था। जिया उनमें से किसी को भी नहीं पहचानती, लेकिन तभी एक आदमी आगे बढ़ते हुए कहता है क्या हुआ बेटा, हमें नहीं जानते आप? जिया जब अपने चेहरे को नाम में हिलाती है और डरते हुए कहती है नहीं, कौन है आप लोग, क्या चाहते हैं मुझसे? वो आदमी जो कहता है कुछ ज़्यादा नहीं, बस हमारे साथ चलिए। आपको पता है ना आपके ठक्कर चाचू आपको कितना मिस करते हैं। जिया जब अपनी भावे से कोड़ते हुए कहती है ठक्कर चाचू, मैं नहीं जानती कौन है ये। वो आदमी जो कहता है अरे उन्हें कैसे भूल सकते हैं आप, अपने बड़े पापा से कभी पूछा होता है ना तो वो ज़रूर बताते, वो हमेशा उनके बारे में जिक्र करते रहते हैं। अरे दोनों में बहुत घनिष्ठता वाली दुश्मनी है बेटा, लेकिन अफसोस तो मुझे इस बात को कहने में लग रहा है कि उस दुश्मनी में आप फालतू में पिस रही हैं। लेकिन अब ऊपर से ऑर्डर आया है तो आपको चलना तो पड़ेगा,
और वह जिया का हाथ पकड़ता है और फिर दरवाजे को खोल करके उसे बाहर अपने साथ निकालने लगता है। लेकिन तभी जिया जो अपने हाथ को खींचते हुए कहती है, नहीं, मुझे नहीं जाना तुम लोग के साथ, प्लीज़ मुझे छोड़ो। लेकिन वो आदमी की पकड़ जिया के हाथों पर काफ़ी मजबूती से कसी हुई थी, जिसकी वजह से जिया अपने हाथ को छुड़ा तो नहीं पाती, लेकिन उसकी चिल्लाहट से आसपास का माहौल जग न जाए और किसी को पता न चल जाए। इस वजह से वो आदमी जो कि उस मेट की तरफ अपने गन को पॉइंट करते हुए कहता है, अगर तुम मना किए तो एक एक करके इस दोनों की लाश बिछा देंगे हम यहीं पर। जिया जो उस आदमी को देखते हुए कहती है, क्या चाहिए आप लोगों को मुझसे, क्यों सब के सब मेरे पीछे पड़े हुए हो। वो आदमी जो कहता है, अरे सब के सब कौन, अच्छा हाँ, याद आया मुझे, सुना है तुम्हारे अंकल भी मुंबई पहुंच चुके हैं। अगर तुम हमारे हाथ में नहीं आओगे तो उनके हाथ में आओगे, और मरना तो तुम्हें दोनों केस में है ना। लेकिन अगर तुम हमारे पार्टी में आ जाती हो और हमारी तरफ से गवाही दे देती हो अपने परिवार के खिलाफ, तो तुम्हारी जान बच जाएगी। बस तुम्हारे साथ जो भी तुम्हारे घर में हुआ है उसे जाकर के मीडिया पर बोल देना है, और उसके बाद जयशंकर की तो हालत ऐसी टाइट होगी, और फिर हमारे बॉस को यूपी में जीतने से कोई नहीं बचा सकता। सिर्फ छोटा सा फेवर है, कर लोगे तो जान बच जाएगी तुम्हारी। जिया जो कहती है, मुझे बेवकूफ़ मत समझिए, अच्छे से पता है कि अगर मैं आप लोग के साथ गई तो आप लोग मेरा क्या हश्र करेंगे। वो आदमी जो कहता है, अरे वाह, तुम तो काफ़ी होशियार हो, अपने बड़े पापा का दिमाग पाई हो लगता है, लेकिन अब चलना तो तुम्हें पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ रियांश अपनी मॉम की बातों से फ्रस्ट्रेट होकर की कॉल को रखते हुए अपने सर पर मारते हुए कहते हैं, शादी माय फुट। लेकिन तभी दोबारा से उनको रिंग की आवाज़ सुनाई देने लगती है। रियांश गुस्से में फिर से अपना फ़ोन देखते हैं, लेकिन उनकी स्क्रीन पर किसी का भी कॉल नहीं शो हो रहा था। तभी उनकी नज़र पैसेंजर सीट पर जाती है, जहाँ पर एक कीपैड फ़ोन रखा हुआ था, और वो उसके फ़ोन की तरफ एक बार देखते हैं और गाड़ी को रोकते हुए कहते हैं, तुझे कौन कॉल कर रहा है। रियांश उसके फ़ोन को उठाते हैं और फिर उस कॉल को कट करते हुए कहते हैं, खैर मुझे क्या, अपना फ़ोन खुद बोल करके गई है, ये उसकी प्रॉब्लम है, अब मैं वापस करने तो नहीं जाऊँगा। लेकिन तभी फ़ोन दोबारा से आना शुरू हो जाता है। रियांश को रियलाइज़ होता है कि वो अकेले मुंबई में रह रही है, और अगर उसके लिए कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो वो किसी को भी कांटेक्ट नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी वो अपनी गाड़ी को रिवर्स में लेते हैं और फिर से अपनी गाड़ी को एंटीक अपार्टमेंट के सामने ले आकर खड़ा कर देते हैं। जिया के फ़ोन को लेकर वो एंटीक अपार्टमेंट के अंदर आ गए थे और वो देखते हैं कि अभी भी गार्ड वहाँ पर नहीं है। अक्सर 12 बजे के बाद एंटीक अपार्टमेंट का पूरा दरवाज़ा अच्छे से लॉक कर दिया जाता था, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं था। पूरा दरवाज़ा जो अच्छी तरह से खुला हुआ था, जिसको देख करके रियांश को थोड़ा अजीब तो लगता है, लेकिन वो ज़्यादा ना सोचते हुए अंदर की तरफ लिफ्ट में चले जाते हैं। लिफ्ट के ऊपर आने की आवाज़ उन आदमियों को सुनाई दे जाती है। वो मेन आदमी जो जिया का हाथ पकड़ा हुआ था, वो तुरंत ही जिया और अपने सारे आदमियों के साथ जा करके एक कोने में छुप जाता है और जिया के मुंह पर हाथ रखते हुए कहता है, अगर चिल्लाया तो जान लेना। पीछे से जिया के सर के पास एक बंदूक लगा दी गई थी, जिससे जिया चाह कर भी कोई आवाज़ ना कर पाए। लेकिन जैसे ही वो आदमी रियांश अग्निहोत्री को देखता है, वो मुस्कुराते हुए कहता है, अरे ये तो अपने मालिक साहब है। वैसे भी उस आदमी के पास इतने सारे लोगों को छुपाने की कोई खास जगह नहीं थी, और रियांश उन लोगों को देख ही लेते, जिसकी वजह से वो रियांश के सामने आता है और उनके पैर के पास अचानक से आकर के झुक जाता है। ऐसे 4-5 लोगों को अचानक से अपना पैर छूता हुआ देखकर रियांश थोड़ा पीछे होते हुए कहते हैं, व्हाट द हेक। उस आदमी की हाइट लगभग 5 फुट ही थी, जिसकी वजह से वो अपने चेहरे को ऊपर करते हुए रियांश को देखते हुए कहता है, अरे मालिक हम। रियांश एक बार अपनी भौवें सिकोड़ते हैं और फिर उसको ध्यान से देखते हुए कहते हैं, छोटे चेतन इस वक्त इस अपार्टमेंट में क्या कर रहे हो। वो आदमी जो कहता है, अरे वो हमारे साहब ने एक काम दिया था, उसे निपटाने के लिए आए थे। रियांश जो थोड़ा मुस्कुराते हुए कहते हैं, फिर से किसी को मारने का ऑर्डर मिल गया क्या। अपने बॉस को बोलो कि इलेक्शन आ रहा है, अगर ठक्कर साहब को अपनी जगह नहीं मिली ना तो इसमें उन्हीं की अपनी गलती होगी, मुझे बाद में दोषी ना ठहराए। वो आदमी जो अपना हाथ जोड़ते हुए कहता है, अरे साहब कैसी बात कर रहे हैं, आपके हाथ की छाया नहीं होगी तो फिर ठक्कर साहब तो ज़मीन पर आ जाएंगे। रियांश जो कहते हैं, चलो ठीक है, मुझे भी ज़रूरी काम था, इस वजह से मैं निकलता हूँ। और ये बोल करके वो आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। वो आदमी भी पीछे से अपने आदमियों को आने का इशारा कर देता है, जो जिया को लेकर के जल्दी जल्दी लिफ्ट के पास आ गए थे। रियांश तब तक जिया के रूम के अंदर एंटर हो चुके थे। न जिया रियांश को देख पाती है और ना ही रियांश जिया को।
जिया की आंखों से आंसू लगातार उसके गालों से नीचे की तरफ आ रहा था। बस 12 साल की उम्र से उसे अपनी खुशियों के लिए हमेशा संघर्ष करना पड़ता था और अब वो स्ट्रगलिंग लाइफ से थक चुकी थी। उसकी हिम्मत भी अब धीरे धीरे करके टूट जाती है और उसे ये उम्मीद मिल चुकी थी कि अब वो नहीं बचने वाली और अब उसके अंदर कोशिश करने की भी हिम्मत नहीं बची थी। वह रियाज जैसे ही जिया के रूम के अंदर पहुंचे थे, वो देखते हैं कि सारे सामान इधर उधर तहस नहस पड़े हुए हैं कि तभी एक मेड जो कि हिम्मत करते हुए धीरे से बाहर की तरफ झांकती है और वो देखती है कि ये कोई और आदमी है। वो रियांश अग्निहोत्री को जानती थी क्योंकि वो अक्षत के ही दोस्त थे। वो मेड आकर के तुरंत ही रियांश के पैरों में पड़ जाती है। वहीं दूसरी भी औरत जिसके पैर पर काफ़ी चोट लगी हुई थी और उन आदमियों ने ही जिया का पता मांगने के लिए उन मेड को काफ़ी टॉर्चर किया था। वो थोड़ा लड़खड़ाते हुए आकर के रियांश के कदम में एकदम से गिर जाती है। रियांश जो थोड़ा सा पीछे होते हुए कहते हैं, क्या हो गया आप लोगों को? और इस घर में कोई लड़की भी रहती थी राइट? जिया कहाँ है वो? एक मेड जो रोते हुए कहती है, शबा मैडम को उठा ले गए वो लोग बहुत खतरनाक है साहब, उनको बचा लो, वो बंदूक लेकर आए थे, मार देंगे उसे। रियांश कहते हैं, पर अभी तो मैं उसे छोड़ कर गया हूँ, कब आए वो लोग? रियांश को ज़रा भी आइडिया नहीं था कि छोटे चेतन से वो भी बात कर रहे थे, उन्हीं लोगों ने जिया को किडनैप किया है। वही एक मेड जो बताती है, वो 6 आदमी थे और वो अभी वो लड़खड़ाते हुए बोल ही रही थी कि तभी रियांश का दिमाग एकदम से क्लिक करता है और वो तुरंत ही काफ़ी तेज़ी में रूम से बाहर निकल जाते हैं। रियांश बिना देरी के अपने कदम को लिफ्ट की तरफ आगे बढ़ा लेते हैं। ना जाने क्यों जिया उनके लिए अनजान थी, मगर फिर भी जिया को लेकर के वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक होने लगे थे। जैसे ही लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर उतरती है, तुरंत ही रियांश दौड़ते हुए बाहर की तरफ आते हैं और वो देखते हैं कि वो 6 आदमी जो जिया को ज़बरदस्ती गाड़ी के अंदर बैठाते हुए उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। रियांश जैसे ही जिया को उन आदमियों के साथ जाता हुआ देखते हैं, वो तेज से चिल्लाते हैं, जिया। 6 के 6 आदमी पीछे की तरफ मुड़ गए थे। रियांश अपने कदम को काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ाते हैं। वो सारे के सारे आदमी समझ नहीं पाते कि आखिर रियांश को अचानक से क्या हो गया। रियांश जो तुरंत ही आगे बढ़ते हैं और उस आदमी के कॉलर को आकर के ज़ोर से पकड़ते हुए अपनी तरफ खींचते हुए कहते हैं, कहाँ लेकर जा रहे हो उसे? वो आदमी एक बार जिया की तरफ देखता है और फिर रियांश को देखते हुए कहता है, साहब वो मालिक ने बुलाया था, इसको लेकर के बोला था जल्दी से पहुंचो, इसी को उठाने का तो ऑर्डर मिला था हमें। रियांश जोर से उनकी गाड़ी पर मारते हुए कहते हैं, जानते भी हो कौन है ये लड़की? वो आदमी जो तुरंत ही अपनी नज़र को नीचे करता है और कांपते हुए आवाज़ में कहता है, लखनऊ के बहुत बड़े परिवार की बेटी है, जयशंकर तिवारी, उनके घर की छोटी बेटी है, जिया तिवारी नाम है इसका। रियांश उसके गाल पर झन्नाटेदार छप्पड़ जड़ते हुए कहते हैं, मेरी क्या लगती है ये पता है तुम्हें? वो आदमी जैसे ये बात सुनता है, वो हैरानी से रियांश की तरफ देखने लगता है और बाकी के भी लोग रियांश की तरफ देखने लगे थे। रियांश जिया को उन लोगों के बीच से हटाते हैं और अपने साइड में ले आकर के खड़ा करते हुए उन सबको वार्निंग देते हुए कहते हैं, आइंदा से अगर हाथ भी लगाया ना इसे तो ज़मीन के अंदर गाड़ दिए जाओगे और बोल देना अपने मालिक से, रियांश अग्निहोत्री की गर्लफ्रेंड है ये। जिया को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता कि वो क्या सुन रही है। वो हैरानी भरी नज़र से रियांश को ही देखे जा रही थी। वहीं वो सारे के सारे आदमी अपने सर को नीचे करते हुए कहते हैं, जी मालिक, आइंदा से गलती नहीं होगी, हम बता देंगे जाकर के ठक्कर साहब को। और ये बोल करके वो सारे के सारे आदमी गाड़ी में बैठ कर के रफू चक्कर हो जाते हैं। जिया को तो जैसे पहले ही सदमा लग चुका था। वो रियांश से पहले बचने की कोशिश कर रही थी और अब ये वही शख्स था जो थोड़ी देर पहले उसे मारने की बात कर रहा था और अब इन सारे आदमियों से उसे बचाने के लिए इतने सारे लोगों के सामने झूठ भी बोल रहा है। रियांश के अपने बॉडीगार्ड भी रियांश को देख करके थोड़ा हैरान रह गए थे, क्योंकि इससे पहले कभी भी रियांश ने किसी लड़की का जिक्र नहीं किया था। जो कांपते हुए जिया को देख करके उसके कमर पर अपने हाथ को ग्रैब करते हैं और धीरे से उसके बैक पर अपने एक हाथ को ले करके उसे अपने सीने से लगा लेते हैं। वो धीरे धीरे उसके सर को पैट करते हुए कहते हैं, कुछ नहीं हो रहा, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। जिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस आदमी को अपना हमदर्द समझे या फिर अपना दुश्मन। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक चीज़ क्लिक होता है। वो सारे के सारे आदमी इस सामने खड़े शख्स को मालिक मालिक बोल रहे थे। इसका मतलब यही था कि ये सारे आदमी रियांश के ही अंडर में काम करते हैं, जिससे जिया एकदम से अपने हाथ को उनके सीने पर रख कर उन्हें अपने आप से दूर करते हुए कहती है, आप बात बात पर अपनी पार्टी क्यों बदल लेते? कभी मुझे मारना चाहते, कभी मुझे बचाना चाहते। सच बताएंगे आप आखिर मुझसे चाहते क्या है?
इस तेज़ लहजे में वैसे भी रेयांश को किसी की टोन पसंद नहीं आती थी। वो जिया को अपने साथ गाड़ी में बैठाते हुए कहते हैं, शांत रहकर जहाँ ले चल रहा हूँ चुपचाप से चलो। जिया जो रेयांश की तरफ देखते हुए सारे खेल को समझते हुए कहती है, अगर अपने साथ ही ले जाना था तो पहले भी ले जा सकते थे। इतना ड्रामा करवाने की क्या ज़रूरत थी। मेरे सामने हीरो बनने की एक्टिंग मत करिए आप। अच्छे से समझ में आ रहा है आप मारना चाहते हैं मुझे ना, लेकिन बस मेरे दिमाग के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं। मारना चाहते हैं या फिर आपको पैसे चाहिए? देखिए मेरे पास वैसे भी बहुत पैसे हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं अपने परिवार के साथ नहीं हूँ। अगर मेरे बड़े पापा को पता चला ना आपके बारे में। रेयांश जोश की वार्निंग सुनते हुए गाड़ी को और तेज़ स्पीड में भगाते हुए कहते हैं, तो क्या कर लोगे और क्या कर लेंगे तुम्हारे सो कॉल्ड बड़े पापा? तुम उनके सामने जाओगे तुम खुद मारी जाओगे। कुछ ऐसी टॉक्सिक फैमिली है ना तुम्हारी। जिया जो रेयांश के मुंह से कुछ ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। रेयांश और ज़्यादा उसके दर्द पर नमक छिड़कते हुए कहते हैं, जिस इंसान के खुद के घर वाले उसका साथ छोड़ दे उसे बाहर वालों से उम्मीद नहीं करनी चाहिए। और फिर भी अगर मैं तुम्हारी इतनी मदद करूँ तो तुम्हें मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। रेयांश की बातें जिया के दिल में एकदम से चुभ गई थी और वो एकदम से अपने आप को जोर से कडल करते हुए गाड़ी में ही फूट फूट करके रोना शुरू कर देती है। मैं तुम्हें अपने फार्म हाउस में ले चल रहा हूँ, वहाँ पर तुम्हें एक स्पेशल रूम मिलेगा, जा करके वहाँ पर आराम से रो लेना। वैसे भी मेरा सर दर्द हो रहा है, आज तो अलग ही ड्रामा चल रहा है मेरी लाइफ में। बंद करोगी तुम रोना? रेयांश की डांट सुनने के बाद जिया की हालत और ज़्यादा बुरी हो जाती है और वो और ज़्यादा फूट फूट करके रोने लगती है। रेयांश को अपने ऊपर ही गुस्सा आ रहा था कि वो क्यों ही जिया को डांट दी है, वो भी इस हालत में। वो एक हाथ को स्टीयरिंग से हटाते हैं और जिया के सर पर धीरे से अपने हाथ को रखते हुए बेमन से उसके सर पर टैप करते हुए कहते हैं, कुछ नहीं होगा, एवरीथिंग विल बी फाइन। जिया जो रेयांश के हाथ को अपने सर से हटाती है और एक साइड में टिकते हुए रेयांश की तरफ देखते हुए कहती है, मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं हुआ है, ये झूठी तलाशा मुझे मत कीजिए आप। जब से पैदा हुई हूँ सिर्फ प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम्स आई है। ऐसा लगता है ना कि मैं क्यों ही पैदा हो गई, और ज़रूर मेरा पैदा होना मेरे लिए एक पनिशमेंट है। घर से इतनी मुश्किल से भागी थी और अब लग रहा है कि क्यों ही भाग गई। ना घर की बची हूँ ना घाट के। घर वाले अलग मारने के लिए ढूंढ रहे हैं, बाहर वाले अलग। पता नहीं किसके हाथों से मरना लिखा है मेरा। बस इतना समझ में आ रहा है कि मौत बहुत करीब खड़ी है और मैं नहीं बचने वाली। पता नहीं कितने सारे सपने थे मेरे, सब खत्म हो जाएंगे। अपनी दीदी को भी इस घर से बाहर निकालना था। उन्होंने मना किया था मुझे कि कोई भी ऐसे गलत कदम मत उठाना जिससे तुम्हारी ज़िंदगी खतरे में पड़ जाए। लेकिन वो ज़िंदगी जीने से भी क्या फ़ायदा जो हर वक्त सिर्फ घुटन देती हो। इससे बेहतर तो यही होगा कि मैं मर। कि तभी रेयांश उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहते हैं, मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा तुम्हें। जिया जो कहती है, कोई भी जगह मेरे लिए सेफ नहीं बची है। अब वो लोग कहीं भी मुझे ढूंढ लेंगे। अब मेरा मरना तय है और आप भी तो उन्हीं लोगों में से मिले हुए हैं ना। रेयांश जो जिया की बात सुनते हैं और फिर झटके से अपने हाथ को हटाते हुए स्टीयरिंग पर रखते हुए कहते हैं, मेरा फार्म हाउस आ गया है, अब तुम यहीं पर रहोगी और यहाँ पर तुम तक किसी की नज़र भी नहीं पहुँच पाएगी अगर मेरी परमिशन ना हो तो। और उनकी गाड़ी जा करके एक बड़े से मैंशन में एंटर हो जाती है। आसपास काफ़ी अंधेरा था। रेयांश अपनी गाड़ी से उतरते हैं और जिया के लिए दरवाज़ा खोल के अपने हाथ को आगे बढ़ा देते हैं। जिया जो एक बार रेयांश की तरफ देखती है, लेकिन उसको अपने सामने मौत नजर आने के बावजूद भी वो पीछे नहीं हट सकती थी। उसे पता था रेयांश उसके लिए घातक साबित हो सकते हैं, लेकिन अब रेयांश के अलावा उसे कोई और नज़र भी तो नहीं आ रहा था जो उसे इस हालत से बचा सके। वो अपने हाथ को धीरे से रेयांश के हाथ पे रखती है और धीरे से गाड़ी से बाहर निकल आती है। मैदान के अंदर रेयांश जो जिया को अपना रूम दिखाते हुए, तुम जाओ और आराम से रेस्ट करो, मैं यहीं पर रहूँगा। कुछ चाहिए होगा, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मुझे बता देना। कुणाल भी रेयांश के फार्म हाउस में ही रहा करता था और कुणाल ने वैसे भी जिया का चेहरा नहीं देखा था, लेकिन वो रेयांश को किसी लड़की के साथ आता हुआ देख लेता है और वो धीरे से कहता है, आई थॉट सर आप होटल में रुकेंगे, आप यहाँ? रेयांश कहते हैं, ये मेरा ही घर है ना, तो मुझे तुमसे परमिशन मांग करके आना था। कुणाल जो कहता है, नहीं सर, आप मुझे इन्फॉर्म कर देते तो मैं होटल में चला जाता, मतलब आपको प्राइवेसी चाहिए होगी ना मैम के साथ। रेयांश जो पीछे मुड़ते हैं और फिर कुणाल को देखते हुए कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है जिस लड़की को मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ इज शी माई गर्लफ्रेंड? कुणाल जो कहता है,
अब सर आप किसी लड़की के साथ इतने रात में घूम रहे हैं तो गर्लफ्रेंड ही होगी। रेहान से कहते हैं यही समझना तुम। और उसके कंधे पर धीरे से टैप करते हुए कहते हैं मेरे स्टडी रूम में आओ, कुछ इंपॉर्टेंट काम है मुझे। थोड़ी देर में रेहान अपने कोट को साइड में रखे अपनी शर्ट के स्लीव्स को ऊपर की तरफ फोल्ड किए हुए अपने ऊपर के कुछ शर्ट के बटन्स को खोल लिए थे और वो सिगरेट को अपने होठों से लगा कर एक कश लेते हुए उसके धुएं को हवा में छोड़ते हुए अपनी आंखें बंद करते हुए जिया के बारे में ही सोचे जा रहे थे कि तभी अचानक से कुणाल जो बाहर के दरवाजे को नॉक करते हुए कहता है सो मैं कम इन। कुणाल की आवाज़ सुन करके वो अंदर आने की परमिशन देते हुए कहते हैं कम इन। मेनली रेयांश के प्रोडक्शन हाउस को कुणाल ही मैनेज किया करता था और उनके हर काम में कुणाल उनका राइट हैंड बन के उनकी मदद किया करता था। वो उनके सामने कुछ फाइल्स रखते हुए कहता है सर ये कुछ बजट के फाइल्स हैं मूवीज़ के लिए। हमने एक VFX कंपनी के साथ भी साइन कर लिया है। रेयांश इस वक्त अपने काम पे ज़रा भी फोकस नहीं कर पा रहे थे। वो फाइल्स की तरफ देख तो रहे थे मगर उनका ध्यान बार बार जिया अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले रही थी और उन सारे फाइल्स को साइड करते हैं और फिर से स्मोक करना शुरू कर देते हैं। वहीं सामने कुणाल बैठा हुआ था। वो रेयांश को देखते हुए कहता है सर आप परेशान लग रहे हैं, एवरीथिंग फाइन। रेयांश एक बार कुणाल को देखते हैं और फिर अपने सिर को नाम हिलाते हुए कहते हैं कुछ नहीं हुआ है। कुणाल जो कहता है आई थिंक सर आप अपनी सिस्टर को लेकर परेशान हैं। वैसे इस बारे में मैं आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा था, वेदिका का इन्फॉर्मेशन मिल गया है, वो इस वक्त मालदीव्स गई है। रेयांश अपनी एक भावेश चढ़ाते हुए कहते हैं मालदीव्स क्या करने गई है। कुणाल जो उनके सामने कुछ तस्वीर को रखते हुए कहता है सर ये शूट चल रही वहाँ पर एक मूवी की, उसी के सीन्स को शूट करने के लिए मैम भी उन लोग के साथ है। रेयांश जो कुणाल को देखते हैं और फिर धीरे से स्माइल करते हुए कहते हैं गुड जॉब। कुणाल जब उनके सामने खड़ा था उसको वो बैठने का इशारा करते हुए अपने चेयर को आगे की तरफ बेंड करते हैं और सिगरेट को एश ट्रे में डालते हुए कहते हैं एक बात बता कुणाल, क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपनी बहन के साथ जाती करता हूँ। कुणाल रेयांश की बात सुनते हुए थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहता है नहीं सर ऐसी तो कोई बात नहीं है, इवन आपकी बहनें तो काफ़ी लकी हैं। वासना से बात होती है मेरी, वो मेरा मतलब है वो कह रही थी कि वो काफ़ी खुश रहती है आपसे। रेयांश अपनी भावें चढ़ाते हुए कहते हैं कुछ ज़्यादा ही बातें नहीं हो रही वासना से, बहन है वो मेरी। कुणाल जो कहता है सॉरी सर पर वो एज अ फ्रेंड बात होती है। रेयांश जो कहते हैं देख रहे तुम दोनों की फ्रेंडशिप, जब तक उसका कॉलेज कंप्लीट नहीं हो जाता, वो बिज़नेस को संभालने लायक नहीं हो जाती, तब तक ऐसा कोई आलतू फालतू इरादा मत बना लेना अपने दिमाग में। कुणाल जो कहता है यस सर। रेयांश जो किसी गहरी सोच में डूबते हुए पीछे की तरफ लीन होते हुए कहते हैं अच्छा ऐसा लगता है तुम्हें कि मेरी बहनें कभी भी मुझसे दूर जाने की कोशिश कर सकती हैं या फिर घर से भागने की कोशिश। कुणाल जो कहता है बिल्कुल नहीं सर, ऐसा क्यों करेंगी वो, आप उन्हें लग्जूरियस लाइफस्टाइल देते हैं जिस लाइफस्टाइल को पाने के लिए कई लड़कियां इतना स्ट्रगल करती हैं। रेयांश जो कहते हैं तुम्हें पता है एक लड़की के लिए सबसे ज़्यादा मैटर क्या करता है कुणाल। कुणाल जो पूछता है क्या सर। रेयांश जो कहते हैं उसका फ्रीडम। कभी एक लड़की के पर्सपेक्टिव से इस दुनिया को देखना, जहर लगेगी तुम्हें दुनिया। घर वाले इज्जत का प्रेशर दे करके, मान मर्यादा की बातें सुना करके लड़की को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करते हैं जब तक उन लोग की शादी नहीं हो जाती, और शादी के बाद लड़कियां ससुराल जा कर के वहाँ पर बिल्कुल वैसा ही घुटन महसूस करती हैं। उनकी पूरी ज़िंदगी तो परमिशन मांगने में निकल जाती है। अगर किसी दिन उन्होंने ठान लिया कि वो अपने घर और अपने ससुराल जैसी जगह से आज़ाद होना चाहती हैं तो फिर वो तो हम लोगों से दूर हो जाएंगे। रेयांश की ऐसी बहकी बहकी बातें कुणाल समझ नहीं पाता और वो जानने की कोशिश करते हुए पूछता है सर आखिर बात क्या हुई है, वासना ने ऐसा कुछ कहा है या फिर, और वेदिका मैम से तो आपकी बात भी नहीं हो रही, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। रेयांश की आंखों के सामने बार बार जिया का वही रोता हुआ चेहरा नजर आ रहा था और वो अपने माइंड को इन सबसे डिस्ट्रैक्ट करते हुए कुणाल को ऑर्डर देते हुए कहते हैं यूपी के लखनऊ शहर में एक जाना माना परिवार रहता है, जय शंकर त्रिपाठी का खानदान। इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकालो, इवन जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना इन्फॉर्मेशन कल तक मेरी डेस्क पर होना चाहिए। कुणाल जो कहता है जय शंकर त्रिवारी, हाँ सर ये तो काफ़ी जाना माना नाम है, यूपी में इस आदमी की बहुत चलती है, सीएम के पोस्ट के लिए खड़ा हुआ है शायद इस बार। रेयांश जो कहते हैं बनाता हूँ मैं इसे सीएम। कुणाल जो कहता है
सर, क्या ये आदमी आपके दुश्मनों के लिस्ट में जुड़ चुका है? रेयांश जो कहते हैं, फ़िलहाल के लिए टॉप पर है, मेरे दुश्मनों की लिस्ट के टॉप पर। इसके बारे में छोटी से छोटी डिटेल्स निकालो। जल्द ही मुलाकात होने वाली है मेरी उनसे। कल शाम तक का वक्त दीजिए सर, मैं सारी इन्फॉर्मेशन निकाल कर आपके सामने रख दूंगा। और ये बोल करके वो रेयांश का परमिशन मांग करके रूम से बाहर की तरफ निकल जाता है। जिया जो इस वक्त रेयांश के बेड पर अपने सिर को पीछे की तरफ टिकाए हुए बैठी थी, रोते रोते उसका सिर भारी हो गया था। उसकी आंखें सूज गई थी, मगर अभी भी उसके आंसू खत्म नहीं हो रहे थे। वो बस सीलिंग की तरफ देखते हुए अपनी आंखों के आंसुओं को पोंछने की बार बार कोशिश कर रही थी, लेकिन रह रह करके उसके आंसू फिर से बहने लग रहे थे। वहीं दूसरी तरफ रेयांश को न जाने क्यों उनके दिल में एक चाह सी उठती है और वो चाह रहे थे एक बार वो जिया को देखाएं, लेकिन फिर वो खुद को रोकते हुए कहते हैं, नहीं, रात काफ़ी हो गई, वो सो रही होगी। वहीं दूसरी तरफ रेयांश बार बार अपने दिमाग को इधर उधर डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका दिल एक बार जिया को देखने के लिए बार बार उन्हें फोर्स कर रहा था। रेयांश मजबूरी में अपने रूम से निकलते हैं और वो जिया के ठीक रूम के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं। वो अपने हाथ को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले ही वो इधर उधर देखते हैं तो आसपास उनके कोई भी नहीं था। रेयांश झटके से दरवाजे को खोलते हैं और फिर धीरे से दरवाजे को खोलते हुए अंदर की तरफ झांकते हैं। उन्हें उम्मीद थी कि इतनी रात तक तो जिया सो ही चुकी होगी, लेकिन जिया तो इस वक्त बेड पर बैठे हुए थी। दरवाजे के खुलने की आहट से जिया थोड़ा घबरा जाती है और तकिए को जोर से अपनी बाहों में लेकर के पकड़ लेती है। रेयांश धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ते हुए अंदर आते हुए कहते हैं, तुम सोई नहीं अब तक? जिया को वो एक बहुत बड़े क्रिमिनल जैसे नजर आ रहे थे। तकिए को अपने सामने लाते हुए कहती है, आप यहाँ क्यों आए? और आप चाहते थे कि मैं सो जाऊं? मैं अपने दुश्मन के घर पर हूं और मैं सो जाऊं? इतनी भी बड़ी बेवकूफ़ इंसान नहीं हूं मैं। रेयांश इस तरह से जिया को खुद पर डाउट करता हुआ देख करके आगे बढ़ते हैं और जिया की तरफ झुकते हुए कहते हैं, और तुम्हें लगता है कि तुम जग करके मुझसे खुद को बचा लोगी? तुम्हारे जगने से तुम सेफ रहोगी, ये गलतफहमी क्यों पाल रखी है तुमने? अगर मुझे कुछ करना होगा तो मैं तुम्हारे जगते हालत में भी कर ही सकता हूँ। जिया जो कहती है, मेरे पास मुंह है, मैं चिल्ला दूंगी। रेयांश कहते हैं, और चिल्ला कर क्या कर लोगी? सुनेगा कौन तुम्हें? और अगर किसी ने सुन भी लिया तो यहाँ पर सिर्फ मेरे आदमी हैं, वो तुम्हें फेवर करने थोड़ी ना जाएंगे, उन्हें मैं पैसे देता हूँ। रेयांश जिया की कदमों को पकड़ते हैं और उसके पैरों को झटके से नीचे की तरफ खींच देते हैं, जिससे जिया पूरी तरह अब बेड पर गिर चुकी थी और वो उसके ऊपर धीरे धीरे लीन होते हुए धीरे से उसके हाथ से पिलो लेते हैं और फिर उसके सिर के नीचे लगाते हुए उसके बगल में रखे स्टूल पर बैठते हुए कहते हैं, सो जाओ। जिया रेयांश को देखती है और फिर उनके हाथ को अपने सर से हटाते हुए कहती है, मुझे छूने की ज़रूरत नहीं है और जब नींद आएगी तब सो जाऊंगी। अभी वैसे भी सोने की हालत नहीं है मेरी। बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है। जब भी घर पर ऐसा महसूस करती थी तो दी हमेशा मेरे पास होती थी, और अब इतने बड़े शहर में पूरी तरह अकेले पड़ चुकी हूँ। काश मेरे भी मम्मा पापा सबके मम्मा पापा की तरह होते। उन्हें ज़रा सा भी इस बात की फिक्र नहीं होगी ना कि मैं यहाँ पर किस हालत में हूँ। ऊपर से उन्होंने मुझे मारने के लिए लोग को भेज दिया। और वो रेयांश की तरफ अपने आंसू भरी नज़रों से देखते हुए कहती है, क्या कोई माँ बाप ऐसा भी हो सकता है जो अपनी बेटी की खुशियों से ज़्यादा उसकी इज्जत की परवाह करे? और वो भी उन्हें मेरी इज्जत की नहीं, अपनी इज्जत और अपने रेपुटेशन की परवाह है। समाज में उनका नाम खराब हो जाएगा, वो इसलिए मुझे मरवा देना चाहते हैं। मेरे नंबर कम आते थे तो भी बहुत मार पड़ती थी। रेयांश उसकी बातों में पूरी तरह से गुम होने लगते हैं, जैसे जिया अपनी डायरी की लिखी कहानी खुद ही अपने मुंह से पढ़ रही हो और रेयांश उसमें पूरी तरह दिलचस्पी दिखा रहे हों। जिया जो आगे बताती है, अगर मैं सक्सेसफुल हो भी गई तब भी वो लोग मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। आखिर में तो मुझे मरना ही है। मुझे नहीं लगता कि मेरे इतने बड़े कदम उठाने का कोई फ़ायदा होगा, और शायद भगवान भी मुझसे खुश नहीं है, किसी बात से नाराज़ है, इसलिए वो मेरी मदद नहीं करना चाहते। रेयांश आज उसके दिल के सारे हाल चाल लेना चाहते थे। वो जानना चाहते थे कि आखिर ये लड़की इतनी मिस्टीरियस क्यों है और अपने परिवार से उसे इतनी प्रॉब्लम क्यों। रेयांश थोड़ा सीरियस और थोड़ा इमोशनल होकर जिया के ठीक बगल में बैठे अपने हाथ को धीरे से उसके हाथ पे रखते हैं और फिर उसको उठाते हुए कहते हैं, बैठो इधर। जिया जो अब ठीक रेयांश के सामने आकर बैठ चुकी थी।
वो उसके हाथ पर अपने हाथ को धीरे से रब करते हुए कहते हैं, ऐसा भी क्या हो गया तुम्हारे साथ जो तुम अपने घर से भागकर यहाँ पर आ गई हो? क्या करते थे तुम्हारे मॉम डैड तुम्हारे साथ? जिया जो रेयांश की तरफ देखती है और फिर अपनी नज़र को नीचे झुकाते हुए कहती है, मम्मा कहती थी घर की बातें घर तक ही रहें तो अच्छा है, चार दीवारी के बाहर जाएंगे तो सब लोग मजाक उड़ाएंगे और आप भी वही करेंगे। मैं किसी अनजान इंसान को अपने बारे में क्यों बताऊं? रेयांश उसके चेहरे के करीब आते हुए उसके गाल पर अपने हाथ को रखते हुए कहते हैं, सोच लो, हो सकता है तुम अपनी प्रॉब्लम्स बताओ तो मुझे तुम पर तरस आ जाए और मैं तुम्हें मारने का डिसीजन छोड़कर तुम्हारी हेल्प करने के मूड में आ जाऊं। वरना तुम तो जानती हो, अगर मैं भी तुम्हें मारने के पीछे पड़ गया तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। जिया जो रेयांश की तरफ देखते हुए कहती है, आप मेरे घर वालों से मुझे नहीं बचा सकते, आपको नहीं पता वो लोग कितने डेंजरस है। रेयांश एक तिरछे स्माइल पास करते हुए कहते हैं, तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती हो और फिलहाल मुझे तुम्हारे घर वालों के साथ कंपटीशन नहीं खेलना। तुम बस बताओ मुझे, इससे तुम्हारा भी मन हल्का हो जाएगा। रेयांश इतना पोलाइटली और इतना प्यार से किसी से बात ना किया करते थे और ना ही इस तरह के टोन उनको यूज़ करने की आदत थी। न जाने क्यों जिया की तकलीफ देकर उन्हें वाकई में ही काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन जिया रेयांश के साथ इतनी भी कंफर्टेबल नहीं हुई थी कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को रेयांश के सामने शेयर करना शुरू कर दे। वो रेयांश को थोड़ा स्ट्रिक्ट टोन में कहती है, आप जाइए यहाँ से, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मैं दोबारा से कल रेस्टोरेंट जाऊँगी, वहाँ पर मैं ज़्यादा सेफ रहूँगी। रेयांश अपनी जगह से खड़े होते हुए कहते हैं, एज यू विश, बताना है बताओ, नहीं तो भाड़ में जाओ, मुझे भी कोई हमदर्दी नहीं लगी है तुमसे। और वो रूम से बाहर निकलते हुए थोड़ा तेज टोन में कहते हैं, लेकिन तुम्हें इस घर से बाहर नहीं निकलने दूंगा मैं। इस तरफ न रेयांश को नींद आ रही थी और ना दूसरी तरफ जिया को, और दोनों की रातें इसी तरह से कट जाती हैं। वहीं सुबह के लगभग 8 बजे थे। जिया की आंखें जो बैठे बैठे ही लग गई थी और उसकी नींद आसपास के हो रहे कुछ खटपट की आवाज़ से खुल जाती है। जिया जो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है तो उसके ठीक सामने एक लंबा चौड़ा शख्स, जिसके बाल काफ़ी हद तक भीगे हुए थे, शरीर से भी पानी नीचे की तरफ गिर रहा था और उस आदमी ने अपने वेस्ट पर टॉवेल लपेट रखा था। दिखने में उसकी बॉडी काफ़ी मस्कुलर नजर आ रही थी और उसके साथ ही उसके बैक के राइट साइड में एक टैटू बना हुआ था। थोड़ी देर के लिए जिया जो उस आदमी को देखती रह जाती है, लेकिन जैसे ही वो आदमी पीछे की तरफ अपने कपड़े को लेकर के घूमा था, जिया एकदम से अपनी जगह से हड़बड़ा कर खड़े होते हुए तेज से चिल्लाते हुए कहती है, यहाँ क्या कर रहे हैं आप? रूम में बिना परमिशन के कैसे आ गए और करना क्या चाहते हैं आप? जिया जो एकदम से फुदक करके किसी मेढक की तरह कूद कर खड़ी हो गई थी। रेयांश अपनी आंखें छोटी करते हुए जिया को देखते हुए कहते हैं, कहाँ देखकर बातें कर रही हो तुम? जिया की नज़र जो ना चाहते हुए भी रेयांश के चेस्ट पर जाकर टिक गई थी, लेकिन फिर से वो अपनी नज़र को उठाकर रेयांश के चेहरे की तरफ देखते हुए कहती है, हाँ आप रात भर यहीं थे? रेयांश उससे कहते हैं, तुम तो सो रही थी। और ये बोलते हुए रेयांश जो अपने कपड़ों को साइड में फेंकते हैं और जिया की तरफ आगे बढ़ते हुए अपने टॉवल को कस के अपने वेस्ट पर बांधते हुए कहते हैं, ये मेरा रूम है, मैं जब मन चाहूँगा तब आ सकता हूँ, इसके लिए मुझे तुम्हारे परमिशन की ज़रूरत नहीं है। और इतना ओवर रिएक्ट क्यों करते हो तुम छोटी छोटी बातों पर? किसी सीरियल की ड्रामा क्वीन बनने का इरादा है? जिया जिस तरह से रेयांश को अपने करीब आता हुआ देखकर अपने हाथ को आगे की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, मुझे टाइकोंडो आता है, मैं मार दूंगी, करीब मत आएगा, मार दूंगी मैं। और जी अपना पोजीशन भी ले ही लेती है। वो अपने हाथ का पंच बना करके रेयांश के सामने दिखा रही थी, जैसे रेयांश उसके छोटे छोटे पंच से डर जाने वाले हैं। वो उसकी हरकतों को देखते हुए और ज़्यादा अपने कदम को तेज़ी से उसकी तरफ आगे बढ़ा लेते हैं और अब जिया का हाथ जो कि जा करके अनजाने में ही डायरेक्टली रेयांश के राइट साइड के चेस्ट पर लग जाता है। वो उसके हाथ को पकड़ते हैं और उसकी मुट्ठी को खोलते हुए अपने चेस्ट पर रखते हुए कहते हैं, इतने नाजुक हाथ है तुम्हारे, इनसे मेरे साथ टाइकोंडो करने वाली हो तुम? जिया का हाथ रेयांश को अपने आप से दूर नहीं रख पा रहा था और उसका हाथ पीछे की तरफ फोल्ड होता जाता है और रेयांश उसकी तरफ आगे बढ़ते जाते हैं। अब रेयांश की गीली बॉडी जो जिया के काफ़ी हद तक करीब आ चुकी थी और रेयांश की बॉडी के अमेजिंग फ्रेगरेंस जो जिया को महसूस होने लगता है। जिया जो अपने चेहरे को अपने लेफ्ट साइड में घुमा करके दूसरी तरफ देखने की कोशिश करती है, लेकिन रेयांश उसकी कमर को पकड़ते हुए उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहते हैं, पता है ना तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो और तुम्हारी मदद मैंने ऐसे नहीं की है,
इसमें मेरा भी कुछ फ़ायदा होने वाला है। जिया जो रेयांश की बात समझ नहीं पाती और वो धीरे से अपने चेहरे को ऊपर की तरफ उठाते हुए कहती है, क्या क्या मतलब है? जिया की सांसें काफ़ी तेज़ बढ़ी हुई थी, जिसकी वजह से रेयांश को उसकी बॉडी की परफेक्शन और अच्छे से महसूस हो रही थी। वो उसके कान के पास झुकते हुए धीरे से कहते हैं, कंट्रोल योर ब्रीथ, अदरवाइज आई हैव टू लूज माई कंट्रोल। जिया जो मुंह बनाते हुए रेयांश की तरफ देखते हुए कहती है, आप मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। रेयांश उसकी बात सुनते हुए 2 कदम पीछे होते हुए हल्का मुस्कुराते हुए कहते हैं, क्यों? और कौन रोकेगा मुझे? तुम्हारे ये छोटे छोटे हाथ। अब कपड़े पहनो और तैयार हो जाओ, मैं ब्रेकफास्ट लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए, उसके बाद हमें निकलना भी है। जिया जो पूछती है, कहाँ 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 जाना है? रेयांश कहते हैं, जहाँ ले चलूँगा वहाँ जाना पड़ेगा। ऑप्शन है तुम्हारे पास कि तुम अपनी मर्जी से इधर उधर घूम सको। आसपास हर जगह तुम्हारे जान के दुश्मन घूम रहे हैं। अगर उन लोग को तुम्हारी खबर मिल गई तो उसके बाद तुम्हारा क्या होगा अच्छे से जानती हो तुम। बेहतर होगा रेयांश अग्निहोत्री के करीब रहो, महफूज रहोगी। और ये बोलकर वो अपने शर्ट को जिया के सामने पहनने लगते हैं। जिया जो बेवकूफ़ों की तरह रेयांश को ऊपर से नीचे तक देखे जा रही थी। उसने कभी भी किसी भी लड़के को अपने इतना करीब महसूस नहीं किया था। रेयांश अपनी आर्काइविंग करते हुए उसको देखते हुए हल्का सा मुस्कुराते हैं और फिर कहते हैं, अगर देखने से मन भर गया हो तो जा करके शावर ले लो, वरना कहो तो ऐसे 1 घंटा तुम्हारे सामने बैठ जाओ। जिया जो तुरंत ही अपने चेहरे को हाँ में हिलाते हुए कहती है, मैं जाती हूँ। लेकिन वो जाते जाते बाथरूम के दरवाजे पर रुकते हुए कहती है, पर मेरे पास कपड़े नहीं हैं। रेयांश एक फ्लर्टी टोन में कहते हैं, ज़रूरत भी नहीं है। जिया जो थोड़ा ऑकवर्ड महसूस करते हुए कहती है, छी, क्या मतलब आपका? कपड़े तो पहनने पड़ेंगे ना? रेहान जो कहते हैं, वैसे इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, पूरे मेंशन में मैं अकेले हूँ। कुणाल को भेज दिए ऑफिस के लिए, और जो स्टाफ है कहो तो उन्हें भी एक रूम में बंद कर दो। जिया जो कहती है, अगर आपकी फालतू बकवास हो गई तो प्लीज़ बताएंगे मुझे कपड़े कहाँ हैं? रेहान जो वार्डरोब की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, कपड़े अगर ढूंढा जाए तो मिल जाते हैं, वैसे अभी के लिए मेरी शर्ट से एडजस्ट कर लो। जिया जब वार्डरोब खोल करके देखती है तो उसमें सिर्फ रेयांश के ही कपड़े थे, और वो रेयांश को देखते हुए पूछती है, इसमें मैं क्या पहनूं? रेयांश उससे कहते हैं, बोला तो मेरी शर्ट से एडजस्ट कर लो। जिया अपने कमर पर हाथ रखते हुए कहती है, आपके शर्ट, आप जैसे लंबू तंबू के शर्ट मुझे नहीं होंगे। रेयांश को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जिया को रह करके इतनी हिम्मत मिल कहाँ से जा रही है। कभी वो उनके सामने हाथ जोड़ने लगती तो कभी उनके सामने रोना शुरू कर देती और कभी उनके सामने इतना चिल्लाना। रेयांश वार्डरोब का दरवाज़ा बंद करते हुए कहते हैं, ठीक है फिर मत पहनो कुछ भी, मत लो शावर, मुझे क्या लेना देना। जिया मजबूरी में रेयांश का एक शर्ट निकालती है और उसे लेकर के अंदर चली जाती है। आखिर क्या काम करवाने वाले थे रेयांश जिया से, और क्या बचा पाएंगे रेयांश जिया को अपनी ही टॉक्सिक फैमिली से? आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है, और सुनते रहिए माफिया स्ट्रैप डिवाइस सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्य के साथ। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि जिया जो इस वक्त रेयांश के शर्ट पहन करके शावर लेकर बाहर आ गई थी। शावर लेने के बाद उसे शरीर में काफ़ी राहत महसूस हो रही थी। कल की थकान ने वैसे भी उसके शरीर को चकनाचूर कर दिया था। वो जैसे अभी बाहर की तरफ कदम रखती है और अपने बाल को सुखाते हुए बाहर आती है, वो देखती है कि बेड पर उसके लिए दूसरा कपड़ा रखा हुआ है। वो एक प्यारा सा स्ट्रेट गाउन था। जिया जो उसको देखते हुए कहती है, ये किसके लिए? पीछे से रेयांश अपने हाथ में ट्रे लिए अंदर की तरफ आते हुए कहते हैं, मेरे लिए। जिया रेयांश को आता हुआ देखकर अपने शर्ट को नीचे करते हुए कहती है, आपके लिए आप ऐसे कपड़े पहनते? रेयांश उसको इस तरह अपना शर्ट खींचते हुए देखकर कहते हैं, तुम्हें पता तुमने मेरी फेवरेट शर्ट पहन रखी है, और अगर ये फटा तो जान लेना। जिया जो अपना मुंह बनाती है और फिर अपने हाथ में ले टॉवल को अपने पैरों को कवर करते हुए कहती है, ये कपड़ा आप ऐसे कपड़े पहनते हैं? रेयांश उसको देखते हुए कहते हैं, तुम पागल हो, ऑब्वियसली तुम्हारे लिए हैं। मैं तैयार हो चुका हूँ, तुम भी जल्दी से ब्रेकफास्ट करो और तैयार हो। जिया जो कहती है, मैं जान सकती हूँ मैं कहाँ जाना है? रेयांश कहते हैं, नहीं।
रियांश उसको बेड पर ले जाकर बैठाते हैं और उसके सामने ट्रे रखते हुए कहते हैं, जल्दी से ब्रेकफास्ट ख़त्म करो और 10 मिनट में तैयार होकर के नीचे आओ।